नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा बजट तथा खाद्य श्रृंखला। ऊर्जा बजट, जैसा कि अपन सबको पता है कि ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। सूरज से प्राप्त होने वाली ये जो ऊर्जा है वो विकिरणों के रूप में पृथ्वी को प्राप्त होती है तथा विकिरणों के रूप में ये जो ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है उसमें से कुछ भाग वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन तथा परावर्तन तथा अवशोषण के माध्यम से वापस शून्य में लौटा दिया जाता है तथा कुछ भाग वायुमंडल में बिखेर दिया जाता है। इस प्रकार अगर हम ये मान लें कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को 100%, अगर हम माने कि सूर्य से हमें जो भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो 100% ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है और उसमें से सूर्य के विकिरण ऊर्जा का केवल 35% भाग मौलिक रूप से शून्य में लौटा दिया जाता है, जिसमें से कि 6% तो वायुमंडल प्रकीर्णन के द्वारा, 27% वायुमंडल में स्थित बादलों के परावर्तन द्वारा तथा 2% पृथ्वी की सतह से परावर्तन द्वारा नष्ट होकर के शून्य में लौट जाता है। इस प्रकार 35% ऊर्जा जो कि वापस लौट गई है वह हमारे किसी भी प्रकार से काम में नहीं आती। अतः सौर ऊर्जा के इस 35% भाग का वायुमंडल तथा पृथ्वी को गर्म करने में कोई योगदान नहीं होता। अब इसके पश्चात शेष 65% भाग से वायुमंडल द्वारा जलवाष्प, बादल, धूलकण, स्थायी कुछ गैसों द्वारा 14% भाग का अवशोषण कर लिया जाता है। इस 65% में से 14% जो ऊर्जा का भाग है वो जलवाष्प, धूलकण, बादल तथा गैसों द्वारा अवशोषित हो जाता है। इस तरह से केवल 51% ऊर्जा ही पृथ्वी को प्राप्त होती है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ये जो ऊर्जा है वो लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। अब इस 51% ऊर्जा में से 24% भाग प्रत्यक्ष सूर्य से प्राप्त होती है तथा शेष 17% विस्तृत दिवा प्रकाश के रूप में पृथ्वी को प्राप्त होती है। तो सूर्य से प्राप्त यही 51% ऊष्मा ही पृथ्वी का वास्तविक बजट होता है, जो कि वापस लौटा दिया जाता है। धरातल पर ऊष्मा संतुलन के लिए ये जो प्राप्त हुई सौर ऊर्जा की मात्रा है उसका वापस नष्ट होना अति आवश्यक है। अन्यथा अगर ये कम नष्ट होगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा और अगर ज़्यादा नष्ट होगी तो पृथ्वी का तापमान गिरने लगेगा। अतः धरातल पर ऊष्मा संतुलन के लिए इस मात्रा को नष्ट होना आवश्यक है, क्योंकि यदि प्राप्त मात्रा से अधिक ह्रास होता है तो धरातल पर शीतलता होगी और कम ह्रास होता है तो धरातल में अत्यधिक गर्मी होने लगेगी। वायुमंडल की ऊष्मा बजट सौर ऊर्जा का 38% होता है। इसमें से वायुमंडल सौर विकिरण से 14% ऊर्जा का प्रत्यक्ष अवशोषण कर लेता है तथा शेष 34% पृथ्वी से होने वाली दीर्घ तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। पृथ्वी तथा वायुमंडल के ऊष्मा बजट को हम निम्न प्रकार से समझा सकते हैं। प्रवेशी सौर विकिरण 100%, प्रकीर्णन परावर्तन द्वारा नष्ट होने के लिए उसमें बादलों से परावर्तन, धरातल से परावर्तन और शून्य में वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन 35%, जो कि पुनः लौटा दिया जाता है। सौर विकिरण की मात्रा का 65%, जो कि पृथ्वी की ऊष्मा बजट है, प्रत्यक्ष रूप से 34% और विस्तारित दिवा प्रकाश के रूप में
17%। इस प्रकार से 51% प्रमुखतः से पृथ्वी का ऊष्मा बजट होता है। वायुमंडल की ऊष्मा बजट में प्रवेशी सौर विकिरण 14% और बहिर्गामी पार्थिव विकिरण 34%। इस तरह से 48%। उपयुक्त विवरण के आधार पर पृथ्वी प्रवेशी सौर विकिरण का 51% भाग प्राप्त करती है, परंतु ऊष्मा की यह मात्रा मुख्य रूप से सूर्य की किरणों के तिरछेपन, दिन की अवधि, स्थल जल के स्वभाव के अंतर तथा धरातल के विभिन्न रूपों पर आधारित होती हैं। इस कारण कहीं पर हमारी पृथ्वी पर कहीं पर शीतकटिबंध, कहीं शीतोष्ण और कहीं पर उष्ण कटिबंध पाए जाते हैं तथा वहाँ पर तापमान में भी अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार पृथ्वी का यह हीट बजट तथा ऊष्मा बजट है। नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य श्रृंखला, जिसे कि फूड चेन के नाम से भी जाना जाता है। खाद्य श्रृंखला यह एक जीवन संचालन जो कि भोजन प्राप्त करने के आधार पर चलता है। ऊर्जा का ह्रास या उपयोग करते समय एक श्रृंखला बनती है जिसे कि हम फूड चेन कहते हैं। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में खाए तथा खाए जाने की प्रवृत्ति के आधार पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। ये एक फूड चेन के रूप में हमें दिखाई देता है। पारिस्थितिकी में आहार श्रृंखला खाद्यों भक्षकों की एक श्रेणी होती है जिसमें कुछ जीव निहित होते हैं, जिसमें स्वजीवी जो कि स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, घास, प्लैंकटन, हरे पेड़ पौधे इत्यादि। इनको उपभोक्ता कहा जाता है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परजीवी उपभोक्ता जो दूसरे जीवों पर निर्भर हों। ऐसे उपभोक्ता जो दूसरे जीवों पर निर्भर हो उनको पराजीवी के नाम से जाना जाता है, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। भोजन ग्रहण करने की इस लंबी प्रक्रिया में एक चेन प्रथम कड़ी उत्पादक होते हैं जो कि स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पोषक तत्वों के उच्च स्तर पर विकसित होने पर ऊर्जा का ह्रास होने लगता है। तब भोजन स्वरूप का निर्माण होता है और ये ह्रास इस प्रकार से होता है। प्राइमरी जो कि उत्पादक है, अगर वो 5000 किलो कैलोरी अपने अंदर संग्रहित करते हैं, उसको यदि उपभोक्ता के द्वारा दूसरे उपभोक्ता के द्वारा खाया जाता है तो उनको केवल 500 किलो कैलोरी ही प्राप्त होती है। उसके बाद में अगर उस C2 के द्वारा C1 को खाया जाता है तो उन्हें केवल 50 किलो कैलोरी ही प्राप्त होती है। केवल इस आधार पे केवल एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता के अंदर केवल 10% ही ऊर्जा दूसरे को प्राप्त होती है, 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। इस प्रकार उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता के आने तक 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। इस प्रकार इस कड़ी में 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। केवल 10% ऊर्जा ही वह अपने अंदर संग्रहित करके रख पाता है। फूड चेन के प्रकार। फूड चेन के प्रकार में आहरण, चारण, आहार श्रृंखला। हरे पौधों से ये प्रारंभ होती है, जैसे शाकाहारी से मांसाहारी। इसमें सूर्य की प्रत्यक्ष ऊर्जा का उपयोग होता है। इसमें उदाहरण के तौर पे बैक्टीरिया यानी पादप, फिर मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ। मनुष्य की अपेक्षा इसमें भक्ष्यों की श्रृंखला छोटी होती है, परभक्षी शक्तिशाली होते हैं, जैसे पादप, खरगोश, भेड़िया और शेर। पादप चूहे, कीड़े मकोड़े, सर्प और गिद्ध।
दूसरी श्रृंखला है अपरदीय आहार श्रृंखला। ये आहार श्रृंखला मृत तथा कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होकर उपयोग सूक्ष्म प्राणियों द्वारा, जो कि बाद में उपभोगियों द्वारा उनके ऊपर परभक्षियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। ऐसी श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है, जैसे अपरदी, निमेटोड्स, चिचड़ी और कूटकृमि। इस आधार पे ये फूड चेन खाए तथा खाए जाने की प्रवृत्ति के आधार पे ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता रहता है। धन्यवाद।